नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में सभी लोग लग चुके होंगे। आपके पास एसएससी जीडी की वैकेंसी है, आपके पास आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी हैं। तो मेरे जो दोस्त आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं, एसएससी जीडी को टारगेट कर रहे हैं, उनके एग्ज़ाम में आपका जीएस में जो आपका जनरल स्टडी वाला पार्ट है, उसमें एक पार्ट आता है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो आज की क्लास से हम लोग शुरू करेंगे जनरल साइंस वाला पार्ट, सामान्य विज्ञान वाला पार्ट। और सबसे पहले हम लोग अपना जो पार्ट शुरू करेंगे वो करेंगे फिजिक्स से, भौतिक विज्ञान से, क्योंकि आप सभी को पता है जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें आपका फिजिक्स वाले पार्ट से क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपके सामने चैप्टर होगा, पीछे आप देख पा रहे होंगे, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जहां से हर साल आपके क्वेश्चंस, चाहे वो आपका एनटीपीसी का जब भी एग्जाम हुआ होगा तब इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस पूछे गए होंगे। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं देखो जैसे आपको पहले पढ़ाऊंगा भी, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इनकी प्रैक्टिस भी हम लोग साथ के साथ करके चलेंगे, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम साथ के साथ जान के चलेंगे। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और पहला टॉपिक उठाते हैं, हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। देखो ये क्लास उनके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है जिनका बैकग्राउंड आपका साइंस नहीं है। 11-12 में केवल 10th तक तो सबने साइंस पढ़ी होगी, 11-12 के बाद साइंस से हम छूट जाते हैं तो उससे चीजें हमारी भूल जाती हैं, हम चीजें छोड़ देते तो चीजें भूल जाते हैं हम लोग। तो उसी चीज को यहाँ पे हम कवर करेंगे अच्छे तरीके से, टेंशन नहीं लेंगे, एकदम बेसिक से सुनेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। फिजिक्स की तरह नहीं, आपकी लाइफ की तरह पढ़ाऊंगा, आपके हिस्से जो आपकी लाइफ का हिस्सा है ना उसकी तरह पढ़ाऊंगा। एक बार बस ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और हमारा जो पहला पार्ट है, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर का नाम है हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। और सबसे पहला पार्ट है हमारा हीट, ऊष्मा। पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर ऊष्मा बोलते किसको हैं? ऊष्मा, हीट बोलते किसको हैं? तो मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपसे मैं पूछूं कि आप काम करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, तो आपके दिमाग में तुरंत आया होगा सर काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। जो भी हम काम करते हैं, काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी। अब मैं आपसे कहूं खाना पकाना, तो पकाना भी तो क्या हुआ? एक काम हुआ। और खाना पकाना, आप खाना पकाओगे किससे? हीट से। तो खाना पकाने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी। तो हीट क्या हुई? एनर्जी। हीट क्या हुई? एनर्जी। आई ना बात समझ में? तो यहां पर याद रखेंगे कि क्या, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो ऊष्मा होती है वो ऊर्जा का एक रूप है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। जो किस पे निर्भर करती है? तापांतर पर। जो किस पे निर्भर करती है? तापांतर पर। एग्जाम्पल समझो, मान लो मैं इसको एक लोहे की रोड समझ लेता हूं। इसको मैंने एक लोहे की रोड मान लिया। अब लोहे की रोड का मैंने ये वाला सिरा गर्म किया तो होगा क्या? धीरे धीरे ये वाला सिरा भी क्या होने लगेगा? दूसरा सिरा भी क्या होने लगेगा? गर्म होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ऊष्मा उच्च तापमान से कहां की ओर जाती है? निम्न तापमान की ओर। आपका कभी कभी क्या होगा, आप खाना पका रहे हो, जो चमचा होता है ना वो कभी कभी क्या रहता है, जिस बर्तन में खाना पका रहे हो उसमें रह जाता है। और स्टील का अगर चमचा है तो थोड़े टाइम बाद स्टील के चमचे का हैंडल भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट जो हाई टेम्परेचर है वहां से कहां की ओर चली गई? लो टेम्परेचर की ओर। तो हीट किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर डिफरेंस पे। विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर डिफरेंस, इट ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जो उच्च तापमान से, जो ताप अंतर पर निर्भर करता है, यह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर चलता है, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, हम लोग दो प्रकार की क्वांटिटी पढ़ते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो ध्यान से सुनेंगे। वेक्टर क्वांटिटी की अगर हम बात करें, वेक्टर मतलब जिसको हम कहते हैं सदिश। वेक्टर का मतलब होता है, सदिश राशि का मतलब वो होता है जो डायरेक्शन, दिशा पे भी निर्भर करे, डायरेक्शन दिशा पे भी निर्भर करे, और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपका एक रिजल्ट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और मैग्नीट्यूड आपका परिमाण पे भी निर्भर करे। वेक्टर का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन, दिशा भी देखी जाए, और मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक रिजल्ट भी देखा जाए, एक परिमाण भी देखा जाए। तो ऐसी क्वांटिटी को, ऐसी राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जबकि एक होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है हमारी अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें केवल हम मैग्नीट्यूड तो देखते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब हम रिजल्ट तो देखेंगे कि काम या कोई भी चीज कितनी हुई है, मैग्नीट्यूड परिमाण तो देखा जाएगा, लेकिन वहां डायरेक्शन की, दिशा की बात नहीं होगी। जो डायरेक्शन पे निर्भर ना करता हो, दिशा पे निर्भर ना करता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं।
जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई मैं पश्चिम से 2 किलोमीटर चलकर आया, तो मैंने दो बातों पर यहाँ पे फोकस किया। एक तो मैंने बोला पश्चिम से, और मैंने बोला 2 किलोमीटर। तो पश्चिम तो होगी मेरी दिशा, और 2 किलोमीटर होगी मेरा परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो वो कैसी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी होगी वो? वेक्टर। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि मैं 2 किलोमीटर चलकर आया हूं, मैं 2 किलोमीटर चलकर आया हूं, कौन सी दिशा से चल गया हूं नहीं पता ना, तो वो कैसी क्वांटिटी बन गई? स्केलर, सदिश, अदिश राशि। वो कैसी बन जाएगी? अदिश राशि। बात क्लियर यहां तक? तो अब मैं बात करता हूं हीट की। अब मेरी बात ध्यान सुनना। मान लो आपने एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर हीटर चला के रख दिया, और हीटर का फेस आपने किसी दूसरी दिशा में कर दिया, और आप किसी दूसरी दिशा में हो, तो क्या हीट जिस दिशा में हीटर का, ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या जिस दिशा में हीटर का फेस होता है, क्या हीट उसी दिशा में जाती है? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, हीट तो हमारी तरफ भी आती है। मतलब हीट डायरेक्शन पे डिपेंड, दिशा पे निर्भर नहीं करती। बात क्लियर? और जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा वो कैसी क्वांटिटी बन जाएगी? स्केलर। तो ये कैसी राशि है? एक अदिश राशि। कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई मात्रक होता है, वो होता है जूल। और इसकी जो सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक होता है, वो क्या होता है? हमारा कैलोरी। एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई का मतलब होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। और इसकी सीजीएस, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या होती है? इसकी कैलोरी। तो याद रखेंगे, हमारा जो एक कैलोरी होता है, 1 कैलोरी होता है, वो बराबर होता है 4.186, 4.186, या बराबर बोल सकते हैं किसके? 4.2 के। 4.186 बराबर है किसके? 4.2 जूल के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.2 जूल के बराबर होता है। बात क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की। इसके सुंदर से नोट्स बनाने, आपको एकदम बेसिक से चीजें कवर कराऊंगा, ठीक है? टेंशन लेने वाली बातें, बेसिक से चीजें कवर कराऊंगा एकदम, और फिर हम चीजों को आगे के लेवल पर लेकर चलेंगे। चलिए, अब यहां तक मैंने बात हुई, ध्यान सुनेंगे, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। हीट, ऊष्मा क्या है? एक ऊर्जा है जो तापांतर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, तापांतर पर निर्भर करती है। बात क्लियर? कैसी क्वांटिटी है? कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं इसकी कि टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। टेम्परेचर क्या होता है, तापमान क्या होता है। आप कहोगे, जैसे मान लो आप, मान लो दिल्ली में हो, तो दिल्ली में कहोगे भाई आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी का मतलब क्या? उस दिन का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा। आप कहोगे सर आज बहुत ज्यादा सर्दी है, टेम्परेचर क्या होगा? कम। तो टेम्परेचर बेसिकली है क्या? टेम्परेचर का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। क्या? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। गर्मी या ठंडक के माप को क्या बोलते हैं हम लोग? तापमान कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। कि भाई आज गर्मी है, तापमान ज्यादा है, ठंड है, तापमान कम है, तो उनको जो माप रहे हैं ना, कितनी गर्मी कितनी ठंडापन, तो उसको जो हम माप रहे हैं, उसको जो मेजर कर रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। यह है एक अदिश राशि है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसकी एसआई यूनिट, एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। और इसकी सीजीएस यूनिट, सीजीएस मात्रक क्या होता है? सेल्सियस। केल्विन और सेल्सियस में क्या संबंध होगा वो आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। बात क्लियर? तो बात समझ में आई? टेम्परेचर क्या होता है? नोट कीजिए फटाफट टेम्परेचर का। टेम्परेचर को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिया है स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा टेम्परेचर है, हमारे टेम्परेचर को, तापमान को मेजर करने के लिए बहुत सारी अलग अलग यूनिट होती हैं। आपने स्केल होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा सेल्सियस, आपने सुना होगा फ़ारेनहाइट, आपने सुना होगा केल्विन, क्या आपने अलग अलग नाम सुने होंगे। तो ये अलग अलग स्केल हैं, अलग अलग पैमाने हैं हमारे तापमान को मापने के लिए। आप बात कर रहे हो आज के तापमान की, तो आप कह रहे होगे कि भाई आज का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है। आपने क्या बोला? 31 डिग्री सेल्सियस, 31 डिग्री सेल्सियस बोला ना। आपको बुखार आया हो तो आप गए होंगे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बोला होगा कि आपको 101 बुखार है। तो 101 बुखार आपको जो बोला है वो बोला है फ़ारेनहाइट में। वो किस में बोला है? फ़ारेनहाइट में। बात क्लियर? आप सन की, सूर्य की बात करते हो तो सूर्य का तापमान, जब बहुत ज्यादा तापमान की बात होती है तो हम बात करते हैं किसमें? केल्विन में। किसमें बात करते हैं? केल्विन में। तो तापमान को, टेम्परेचर को मेजर करने की अलग अलग स्केल होती हैं, अलग अलग पैमाने होते हैं, लेकिन उनके बीच में कोई ना कोई संबंध भी तो होता होगा। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से मेरी बात को सुनना, यहां से एक एक पॉइंट को, मेरी बात को ध्यान सुनना। सबसे पहली स्केल है हमारी सेल्सियस स्केल। सबसे पहला पैमाना है हमारा कौन सा पैमाना? सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो देखेंगे दिस स्केल वाज गिवन बाय स्वीडिश साइंटिस्ट सेल्सियस। ठीक है, यह पैमाना स्वीडिश वैज्ञानिक, स्वीडन के वैज्ञानिक
सेल्सियस द्वारा दिया गया है। तो एक बात आपने नोटिस की, ये सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब साइंटिस्ट के नाम है। और एक बात मैं आपको लास्ट में आपके ऊपर छोड़ के जाऊंगा, आप कमेंट करके बताओगे अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो। देखिए, यह पैमाना स्वीडिश वैज्ञानिक सेल्सियस ने दिया, मतलब अपने नाम पे ही दिया है, और इसने माना, ध्यान सुनना, इसने माना है, सेल्सियस ने माना है, इसके अनुसार पानी का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, एफपी लिख रहा हूं मैं, एफपी का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो आप कह रहे हो 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अनुसार जो पानी का हिमांक है, पानी का हिमांक मतलब जहां से पानी क्या बनना चालू हो जाता है, आइस, बर्फ बनना चालू हो जाता है। ध्यान सुना मेरी बात को, जहां से पानी क्या बनना चालू हो जाता है, बर्फ, आइस बनना चालू हो जाता है, वो पॉइंट कितना है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। इस पैमाने के अनुसार पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। तो बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप सभी को पता है कि सर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या बन जाएगा, आइस, बर्फ बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। और 100 डिग्री सेल्सियस से पानी क्या बनना चालू हो जाएगा हमारा, वेपर, वाष्प बनना चालू हो जाएगा। तो आप मुझे बताएंगे क्या ये दोनों एक जैसी चीजें हैं, बर्फ, आइस और वेपर, वाष्प क्या एक जैसी चीजें हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, आइस, बर्फ सॉलिड होता है और वेपर क्या होती है हमारी, गैस होती है। दो अलग अलग चीजें हैं और इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मेरी बात ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, ताप अंतर, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस, ताप अंतर कितना है, 100 है। 0 से आप 100 पे जाओगे तो कितना चलना पड़ेगा आपको, 100। तो इस चीज को अभी आप ज्यादा ध्यान देंगे, इस पे फोकस करेंगे, इसका हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। बात क्लियर यहां तक, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगली स्केल है हमारी, नेक्स्ट स्केल है कौन सी, फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट पैमाना। तो ये जो फ़ारेनहाइट पैमाना है ये किसने दिया है, तो ये भी देख लो, मैंने बताया ना अपने ही नाम पे साइंटिस्ट ने स्केल दी है, अपने ही नाम पर। तो दिस स्केल वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट फ़ारेनहाइट, यह पैमाना जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने दिया था। बात क्लियर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इस पैमाने में भी किसकी बात हो रही है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की। वहां भी उसने क्या माना था, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपके लिए क्वेश्चन दूंगा, ध्यान सुनना मेरी बात को, इसने भी कोई ना कोई वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माना होगा और उसने भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माना था। बात क्लियर। तो देखिए, अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करता हूं तो फ़ारेनहाइट के हिसाब से वाटर का एफपी, एफपी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक, जहां पे पानी आपका आइस बनना, बर्फ बनना स्टार्ट होता है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है इसके अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे सर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहां वाटर का बीपी कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसके अकॉर्डिंग फ़ारेनहाइट के, तो वो होता है सर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब एक बात बताओ, मेरी बात ध्यान सुनना आप लोग, पानी है, अगर ये साइंटिस्ट ना होते तो पानी क्या उस टाइम पे ना जमता होगा, अगर ये साइंटिस्ट ना होते तो पानी वेपर ना बनता होगा, तो आपका आंसर होगा सर ये तो होता होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी का अपना एक फिक्स पॉइंट होगा ना जहां पे पानी आइस बन जाता होगा, पानी का, अभी साइंटिस्ट के हिसाब से मत सोचो, पानी के हिसाब से सोचो, पानी का अपना एक फिक्स पॉइंट होगा जहां पे पानी आइस बन जाता होगा, और पानी का एक फिक्स पॉइंट होगा जहां पे पानी वेपर बन जाता होगा, बोलो हाँ या ना। भाई सेल्सियस ने भले ही उसको 0 डिग्री सेल्सियस बोल दिया हो फ्रीजिंग पॉइंट को, फ़ारेनहाइट ने भले ही 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया हो, लेकिन दोनों तो बराबर ही है ना पानी के हिसाब से। तो आप क्या कहोगे सर, 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। सर 100 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। बात समझ में आ रही है, कुछ आपको समझ में आ रही होगी बात। तो आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का मतलब क्या होता है सर, जहां पे वाटर आइस बनना चालू हो जाए, बर्फ बनना चालू हो जाए, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जहां पे पानी क्या बनना चालू हो जाए, वेपर बनना चालू हो जाए, वाष्प बनना चालू हो जाए। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर, तो आप कहोगे सर इन दोनों के बीच में 80 का अंतर। कितने का अंतर, 80 का अंतर। ठीक है, नोट कीजिए, इसका आगे यूज करेंगे हम लोग, फटाफट नोट कीजिए, ऐसे ही नोट करना है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही नोट करना है। चलिए कर लिया होगा नोट सभी ने, बढ़े आगे, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। नेक्स्ट आपका केल्विन स्केल, केल्विन पैमाना देखेंगे।
दिस स्केल वॉज गिवन बाई ब्रिटिश साइंटिस्ट कैल्विन, ये भी अपने नाम पे दिया हुआ है ना, ये ब्रिटेन का रहने वाला है कैल्विन, यह पैमाना ब्रिटिश वैज्ञानिक कैल्विन द्वारा दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसने भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट माना कितना 273.15 या बराबर बोल सकते हैं किसके 273 केल्विन के, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 बोल सकते हैं 373 केल्विन। तो देखो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है FP, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो आप कहो सर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273 ले लेते हैं हम, ठीक है 273 केल्विन, इसमें डिग्री का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक कितना है 373 केल्विन। अब आ जाओ, पानी का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होगा ना, सेल्सियस ने उस पॉइंट को कितना माना था 0, फ़ारेनहाइट ने कितना माना था 32, केल्विन ने कितना मान लिया 273, क्या तीनों बराबर नहीं हुए? तो 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने केल्विन के बराबर 273 केल्विन के बराबर। बात समझ में आई? चलिए, वहीं वाटर का फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट हिमांक बिंदु तो हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट तो हो गया 273, और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो आपका वाष्पांक है आपका वो कितना हो जाएगा, वो होता है 373 केल्विन। कितना 373 केल्विन। कितने का अंतर दोनों के बीच में, तो आप कहोगे सर 100 का अंतर। कितने का अंतर 100 का अंतर। बात क्लियर? नोट कीजिए इसको फटाफट, कीजिए नोट फटाफट, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। कर लिया होगा नोट सभी ने? बढ़े आगे की ओर। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगली स्केल कौन सी है हमारी, र्यूमर स्केल, र्यूमर पैमाना। ये जर्मनी का रहने वाला है, सॉरी फ्रांस का, ठीक है। दिस स्केल वॉज गिवन बाई फ्रेंच साइंटिस्ट र्यूमर, ठीक है। यह पैमाना फ्रांसीसी वैज्ञानिक र्यूमर द्वारा दिया गया है। र्यूमर की अगर हम बात करें तो र्यूमर ने भी वही चीज करी है। र्यूमर ने वाटर लिया और अपने हिसाब से वाटर का मान लिया फ्रीजिंग पॉइंट। अब तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपने हिसाब से तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माना है ना। तो अगर मैं आपको साइंटिस्ट बनने का मौका दूं, मैं जो कह रहा था कि कमेंट में आपसे पूछूंगा, अगर मैं आपको साइंटिस्ट बनने का मौका दूं और इनके साथ आपका नाम जोड़ने का मौका दूं, चाहे वो सेल्सियस हो, चाहे वो केल्विन हो, चाहे वो फ़ारेनहाइट हो, चाहे वो र्यूमर हो, अगर मैं इनके साथ आपका नाम जोड़ने का मौका दूं और आपको मैं टेम्परेचर स्केल बनाने का मौका दूं, तो आप क्या करोगे? सर हर साइंटिस्ट ने, हमने एक बात पकड़ी, हर साइंटिस्ट ने क्या किया था, पानी का अपने हिसाब से फ्रीजिंग पॉइंट मान लिया और अपने हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट मान लिया। अब तक तो यही किया है ना सबने, र्यूमर ने भी यही किया है, तो आप भी यही करोगे। CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये वाला कि अगर मान लो आपको अपना टेम्परेचर स्केल बनाना है तो आप क्या करोगे? तो सर हम अपने हिसाब से, जैसे हर साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट माना था, उसके हिसाब से हम भी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मान लेंगे। बोलो बात क्लियर है नहीं? वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो, ठीक है। तो र्यूमर की अगर हम बात करें तो र्यूमर का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 0 डिग्री र्यूमर। कितना? 0 डिग्री र्यूमर। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट माना था वाटर का, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट माना था, वाष्पांक जो माना था वो था 80 डिग्री र्यूमर। कितना? 80 डिग्री र्यूमर। पीछे बता चुका हूं आपको, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे पानी जम जाता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जहां पे पानी वेपर बन जाता है। कितने का अंतर इनके बीच में? आप कहो सर 80 का। कितने का अंतर? 80 का। बात क्लियर? 80 का अंतर। तो अब यहां तक मुझे बताओ, ये तीनों स्केल आपको समझ में आई है नहीं आई है? चारों स्केल। सबसे पहले पढ़ा हमने सेल्सियस, फिर पढ़ा फ़ारेनहाइट, फिर पढ़ा केल्विन, और अब पढ़ा हमने र्यूमर। अब ये 4 अलग अलग स्केल हैं, अलग अलग देश के साइंटिस्ट हैं, लेकिन मुझे इन चारों के बीच में संबंध स्थापित करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक वैल्यू सेल्सियस में इतनी है, फ़ारेनहाइट में बताओ कितनी होगी, फ़ारेनहाइट में इतनी है, केल्विन में बताओ कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग चीज़ों को रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, हम चीज़ों को समझेंगे, हम चीज़ों को समझ के करेंगे। बात क्लियर? तो आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा। आइए अब चलते हैं इस फॉर्मूले पे कि हम फॉर्मूला बनाएंगे कैसे, है ना। रटाऊंगा बिल्कुल नहीं, चीजों को समझाऊंगा एकदम बेसिक से। तो आपको लिखना है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्केल, विभिन्न प्रकार के तापमान पैमानों के बीच संबंध। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे सेल्सियस के बारे में। सबसे पहले आप बताओ FP ऑफ वाटर, पानी का हिमांक बिंदु, BP ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक। तो सबसे पहले मुझे बताओ सेल्सियस ने वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना था? तो आप कहोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस। कितना माना था? 0 डिग्री सेल्सियस। और सेल्सियस ने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना माना था? तो आप कहोगे सर 100 डिग्री सेल्सियस। कितने का अंतर था? तो आप कहोगे सर 100 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर? 100 का अंतर। बात क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट, अगली स्केल फ़ारेनहाइट की थी। फ़ारेनहाइट ने बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना था?
तो आपका होगा सर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट कितना माना था, तो आपका होगा सर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितने का अंतर इन दोनों के बीच में, तो आपका होगा सर 180 का। कितने का अंतर, 180 का अंतर। बात क्लियर यहाँ तक, कितने का अंतर, 180 का अंतर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं केल्विन पे। केल्विन ने फ्रीजिंग पॉइंट, देखो फ्रीजिंग पॉइंट ही है ना, एफ पे मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। तो केल्विन ने हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना था, तो आपका हो गया सर 273 केल्विन। कितना, 273 केल्विन। और बॉइलिंग पॉइंट कितना माना था, तो आपका हो गए 373 केल्विन। कितने का अंतर, तो आपका हो गए सर एक जो अंतर है यहाँ पे वो है आपका 100 का। कितने का अंतर है, 100 का। इस बात को ध्यान देना, अंतर वाली बात पे ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं जो हमारी चौथी स्केल थी, वो थी हमारी र्यूमर स्केल। र्यूमर के अकॉर्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट कितना, तो आपका हो गया 0 डिग्री र्यूमर। और बॉइलिंग पॉइंट कितना, तो आपका हो गया सर 80 डिग्री र्यूमर। कितना, 80 डिग्री र्यूमर। कितने का अंतर था इसके बीच में, तो सर आपका हो गया 80 का। गुरुजी 80 का अंतर है यहाँ पे, बात क्लियर। अब देखिए, अब मुझे स्थापित करना है, इनके बीच बनाना है रिलेशन, संबंध। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे सेल्सियस। सेल्सियस का मैंने सी ले लिया। सेल्सियस को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। और सेल्सियस की सबसे छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, तो यहाँ पे सेल्सियस की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 0। सेल्सियस की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 0। सी माइनस 0 डिवाइड बाई, अब आप यहाँ 0 से लेकर अगर 100 तक जाओगे तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 100 में, तो डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। ये वाला 100, ये वाला नहीं, ये वाला 100। अब मुझे सेल्सियस को बराबर करना है किसके, फ़ारेनहाइट के, तो मुझे फ़ारेनहाइट लेना पड़ेगा, एफ लेना पड़ेगा। एफ माइनस, जो मैं सी में से माइनस कर रहा हूं, सी में से क्या माइनस कर रहा हूं, 0, तो मैं एफ में से वो माइनस करूंगा जो 0 के बराबर होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट चाहे अलग अलग भले ही मान लिए हों, लेकिन पानी के हिसाब से क्या होंगे, सब सेम, एक जैसे। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। एफ माइनस 32 डिवाइड बाई, अगर आप 32 से लेके 212 तक जाओगे तो कितनी बार चलना पड़ेगा, आपका होगा सर 180 बार, डिवाइड बाई 180। बात क्लियर। चलिए इसको बराबर करते हैं किसके, केल्विन के। तो क्या हो जाएगा, के माइनस, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 273 के। के माइनस 273 डिवाइड बाई, कितने का अंतर है, तो आपका होगा सर 100 का। कितने का अंतर है, 100 का। इसको बराबर करना है र्यूमर के, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस 0 डिवाइड बाई 80। बात क्लियर यहाँ तक, आई होप सभी को समझ में आई होगी बात, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 100, 180, 100 और 80, क्या ये 20 से डिवाइड नहीं हो रहे, 20 चौका, सॉरी 20 पंजे 80, 25 जा 100, 29 जा 20 नमा 180, 25 जा 100, 20 पंजे 100 और 24 जा 80। तो ये क्या संबंध बना, ये संबंध बन जाएगा सर, ये बन जाएगा CY5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। ये संबंध बनेगा किसके बीच में, सेल्सियस फ़ारेनहाइट और सेल्सियस फ़ारेनहाइट केल्विन और र्यूमर के बीच। बात क्लियर। इसको नोट करो, सुंदर से नोट्स बनाओ और फिर इसके ऊपर करते हैं क्वेश्चंस, इसके ऊपर सवाल करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको सुंदर से नोट्स बनाइए, और चीज़ें अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आरआरबी एनटीपीसी की प्रॉपर साइंस, आरआरबी एनटीपीसी की प्रॉपर साइंस इसी चैनल पे आपको मिलेगी अच्छे तरीके से, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरी साइंस, इसके साथ साथ सभी सब्जेक्ट, आपका मैथमेटिक्स हो, आपका जीएस का और पार्ट हो या आपका रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए सभी लोग करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल के साथ। चलिए आइए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट 45 डिग्री सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड र्यूमर। 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में बदलें। देखिए इसको तो आप तब बदल पाओगे ना जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो बिल्कुल सर हमें फॉर्मूला याद है, हमने लास्ट अभी पढ़ा था। क्या पढ़ा था फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर कि CY5 इज इक्वल टू F माइनस CY5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो ये तो संबंध होगा किसके बीच में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बराबर में, और ये बराबर होता है किसके, K माइनस 273/5 के, और ये बराबर होगा किसके, और बराबर हो जाएगा किसके, R/4 के। बात क्लियर। ये आपका मैंने रिलेशन संबंध बनाया था पिछले फॉर्मूले से, बनाया था नहीं बनाया था, बात क्लियर यहाँ तक। तो अब मेरी बात को ध्यान सुनेंगे। अब मैं आपसे कहूं कि भाई सेल्सियस
मुझे सबसे पहले सेल्सियस को बदलना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध उठाओ, क्या होता है CY5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ये होता है ना। तो आपके पास किसकी वैल्यू है, सेल्सियस की वैल्यू है ना आपके पास में, आपके पास किसकी वैल्यू है, सेल्सियस की। तो सेल्सियस C की जगह रख दो। तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी है आपके पास 45/5, F मुझे बताना है F माइनस 32/9। बात क्लियर। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 9 5 जा 45, 5 नम 45, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना अब 9 की, इसके 9 के साथ, तो ये बन जाएगा 81 इक्वल टू F माइनस 32। बात क्लियर। इसको इधर लेकर आओगे तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F की वैल्यू हो जाएगी 81 प्लस 32, आप इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 113। तो फ़ारेनहाइट में आंसर कितना जाएगा 113। ध्यान सुना मेरी बात को, हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू दी हुई थी, सेल्सियस में मान दिया हुआ था, तो सेल्सियस में एक वैल्यू दी हुई थी, तो मुझे फॉर्मूला बताया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध क्या होता है कि CY5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। तो मैंने क्या किया, मुझे सेल्सियस की वैल्यू दी थी तो मैंने सेल्सियस की वैल्यू रख दी, तो सेल्सियस की वैल्यू जैसी रखी मैंने तो मेरी F की वैल्यू निकल के आ गई 113। तो इसी टाइप से आप देखोगे, सेम इसी टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया है RRB NTPC CBT 2 में, CBT 1 में नहीं, CBT 2 में आपका 13/6/2022 को शिफ्ट फर्स्ट में, और सेम क्वेश्चन है बस डिजिट अलग है। तो आपको इसका आंसर बताना है, क्या आंसर होगा ये आपको बताना है, कहां पर, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये क्या आपके लिए होमवर्क, और इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा जाके। आपके पास मैं इतना हिंट दे रहा हूं, सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट बताना है, ठीक है, सेल्सियस दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट बताना है, आसान है, कर लोगे आराम से। चलिए आगे आते हैं। तो यहां पे मैंने आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना बता दिया। अब आते हैं केल्विन में, कि हम इसको केल्विन में कैसे बदलेंगे। देखिए केल्विन और सेल्सियस का संबंध होता है CY5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। अब एक बात बताओ, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, तो ये हुआ C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो आपके पास C की वैल्यू रखी हुई है, C की वैल्यू कितनी है आपके पास 45, 45 इज इक्वल टू K माइनस, और मुझे K की वैल्यू तो चाहिए ना, तो इसको इधर उठा लो जो माइनस वाली वैल्यू है, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 प्लस 273, कितनी 45 प्लस 273, और इसको आप ऐड करोगे तो 8, 1 और 3, मतलब केल्विन में वैल्यू कितनी हो जाएगी 318। एक वैल्यू जो सेल्सियस में 45 थी, केल्विन में कितनी हो जाएगी 318, कितनी हो जाएगी 318। दूसरा होमवर्क मैं आपको देता हूं, दूसरा होमवर्क आपके लिए, दूसरा होमवर्क है, ये वैल्यू आपकी सेल्सियस में दी हुई है और आपको केल्विन में बदलना है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन के आपको कमेंट बॉक्स में जाके आंसर बताने हैं। चीजें देखो ऐसी काम चलेंगे मेरे दोस्त, ऐसी काम चलेगा, ऐसा तो नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं सोल्व कर रहा हूं, होमवर्क के रूप में आप लोग इसको सोल्व करो, कमेंट बॉक्स में जाके बताओ मुझे, तभी तो पता चलेगा कि आप चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाओ और इसका होमवर्क है ये आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करो जाके, ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा, ठीक है जी। ये भी आपके लिए होमवर्क है और वो भी होमवर्क है। और यहाँ पे आप देखो, मैंने यहाँ पे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना आपको बता दिया है। अब आते हैं सेल्सियस को र्यूमर में कन्वर्ट करना। तो आपको पता है क्या संबंध होता है सर, कि सर CY5 इज इक्वल टू R/4, ये देखो ना CY5 इज इक्वल टू R/4। तो C की वैल्यू कितनी है आपके पास 45 है सर, R की मुझे बताना है, तो R डिवाइड बाई 4, 5 से कितनी बार जाएगा 9 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। बात क्लियर। तो इस प्रकार से कोई एक वैल्यू दी हो उसको हम दूसरी वैल्यू में इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। बात क्लियर। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, आपके 2021-22 जो आपका NTPC का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए हैं कि एक वैल्यू दी हुई है और उसको दूसरे में कन्वर्ट करो। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि NTPC CBT 1 में किसी ना किसी शिफ्ट में यहां से 100% लिख लो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दावे के साथ कह रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को चाहे वीडियो दोबारा देखनी पड़े दोबारा देख लेना, इस पॉइंट को अपना मजबूत कर लेना, ठीक है। आज तो मैंने केवल टाइप 1 के क्वेश्चन आपको कराए हैं, टाइप 1 के। अगली क्लास में मैं इसी वाले फॉर्मूले से टाइप 2 के क्वेश्चन कराऊंगा, टाइप 3 के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, पहले एक टाइप अपने दिमाग में क्लियर रखो, अगले टाइप को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और NTPC के लिए शानदार से नोट्स बनाने चालू कर दीजिए। यहाँ पे पूरा सिलेबस आपका NTPC RRB NTPC का करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे पूरा कराया जाएगा। थैंक यू।